गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कल के लेक्चर में आप लोगों ने मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। ऐसा लगा कि बिल्कुल समझ में आ गया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो कुछ ऐसी बात है कि जैसे आप लोगों को पहले से ही आता था, जस्ट मैंने तो वैसे ही लेक्चर करवा दिया। कुछ चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में जानबूझ करके छोड़ी, ताकि मैं ये देखना चाह रहा था आप लोग कुछ पूछते हैं या नहीं पूछते। खैर, सबसे बड़ी बात तो एक ये कि कल वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो बात छोड़ी वो ये थी कि जो डायरेक्शन थी हमारी डायपोल मूवमेंट की, जो डायरेक्शन थी उसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी थी बच्चों। जैसे पहली बात तो एक ये कि ये हमारा नेगेटिव चार्ज था बच्चों, और ये था हमारा पॉजिटिव चार्ज। और इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमने इसके एक्सिस के ऊपर यहाँ एक पॉइंट ए कंसीडर किया था, और इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया था बच्चों। तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमने डायपोल मोमेंट पी का भी डिस्कशन किया। अब बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन करना चाहिए था कि सर ये पी क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये भी करना चाहिए था कि सर ये पी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ई भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये बात किसी ने भी नहीं पूछी मुझसे। दूसरी बात, मैं ये बोल रहा था आप लोगों को कि कल वाले लेक्चर में लास्ट में मैंने बोला था कि डायपोल मोमेंट की, यानी कि इस पी की जो डायरेक्शन है, इस वाले केस में जब हमने एक्सियल लाइन पे किसी ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई को पता किया था, तो फिर ये डायपोल मोमेंट पी क्या है। और किसी ने भी ये पूछने की कोई आ, ऐसा जिक्र ही नहीं करना चाहा कि भाई हम इसको पूछें ना पूछें, बस ठीक है लेक्चर आ गया वो हमने देख लिया। ये लोग जितने भी घर पे पड़े हुए हैं ना और इस लेक्चर को समझ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने हाँ भरी है कि हमें समझ में आ गया है। फिर जिसने हाँ यस किया है ना, और जब मैं इससे खुद जब मैं समझूंगा तो 100 टाइम से एक भी बार कम मैं इसको करने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी यस किया कि हमें समझ में आ गया। तो वैसे तो ये बेफिजूल का लेक्चर है, करना वही है जो आप लोगों के मन में है। खैर, मेरी ड्यूटी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले हम पी को समझ लें कि पी होता क्या है। तो हमने +1 में पढ़ा था मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर टाउ, जो कि एफ क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ा था हमने। पढ़ा था ना बच्चों, एफ क्रॉस डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जो हमारा दरवाज़ा था। तो बच्चों, आप +1 वाला अगर आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत भी याद है, वैसे तो लॉकडाउन में सभी गजनी बन चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये हमारा हिंज है यहाँ से,
और ये है हमारा दरवाज़ा, और इस दरवाजे से यहाँ हिंद से अगर आप देखोगे तो ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है ना। और इसी पे ही मैंने आप लोगों को स्क्यू लाइन का भी जिक्र करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों टाउ का। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का हमने यहाँ पे इस टाइम पे जिक्र किया था, आपको थोड़ा सोचना चाहिए इस बारे में, ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये बात याद आ रही है? ओके, तो ठीक उसी तरह से अब उस टाइम पे हमने इस पी को जो था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम दिया था, याद आ रहा है? टाओ का जिक्र किया था हमने, मोमेंट ऑफ फोर्स का जिक्र किया था। अब ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं मैं आप लोगों को फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। +1 में अच्छा हमने इसीलिए पढ़ा था ताकि ये सब +2 में काम आ सके, ठीक है बच्चों। तो इस फोटो में आप लोगों को एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बच्चों। अब इस वाटरफॉल से मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये P जो है ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, और P में और E में क्या डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। इजी वे अगर लेके हम समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो बच्चों, अभी ये जो हमारा वाटरफॉल है ये इस पॉइंट से बच्चों ये डाउनवर्ड हमारा, मुझे कलर और लेना पड़ेगा, ये देखिए आप, ये जो है वाटरफॉल है जो है हमारा वो हाई पोटेंशियल से और लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है बच्चों, है ना। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्या रहेगी वाटरफॉल की, हाई से लो की तरफ जाएगा। तो ठीक उसी तरह से बच्चों यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किस तरफ से किस तरफ रहता है बच्चों, वो रहता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है ना, या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बच्चों वो हमारी किस तरफ होती है। तो बच्चों पॉजिटिव से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं और नेगेटिव के अंदर चली जाती हैं। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप हाई पॉइंट को आप ऐसा मान लीजिए कि इधर से जो है फील्ड लाइन निकल रही है, और लो को आप नेगेटिव की तरह से मान लीजिए कि इसके अंदर ये वाटर जो है अंदर एंटर कर रहा है। तो वाटर का जो फ्लो है बच्चों आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह से अज्यूम करें। लेकिन इसके साथ में एक क्वांटिटी और भी तो है। मान लो कि यहाँ पे जो है कोई एक बच्चा है वो नदी में सॉरी इस वाटरफॉल के नीचे जो है वो नहा रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो अब इसका जो फ्लो है, इसका जो फ्लो है एक चीज़ तो एक क्वांटिटी तो ये हो गई है। दूसरी क्वांटिटी को आप ये समझें कि जो ये फोर्स इस वाटर के गिरने की वजह से फील कर पाएगा अपनी बॉडी पे, वो जो क्वांटिटी है बच्चों वो है पी। क्या बात आप समझे?
ये चीज़ थी जो पी हमें समझना था कि डायपोल जो मोमेंट ऑफ हमारा डायपोल मोमेंट जो था हमारा वो ये है क्वांटिटी। अब इसमें दो चीज़ें थी, पहली तो वाटर का फ्लो और दूसरा उस फ्लो की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों वो थी हमारी पी क्वांटिटी। समझ में आई बात आप लोगों को? तो यहाँ पे दो क्वांटिटी थी। अब अगर मैं बात करूँ बच्चों तो हम डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है पी की वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ की कंसीडर करते हैं, जबकि केमिस्ट्री में उल्टा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ की कंसीडर करते हैं। फिजिक्स में हम नेगेटिव से पॉजिटिव की लेंगे। तो अब आप ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे ए पॉइंट रखा हुआ है हमने, ठीक है ना, ए पॉइंट अगर हमने रखा हुआ है तो पॉजिटिव से जो रेज है वो हमारी किस तरफ जा रही है, निकल करके इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। और हमने पॉइंट यहाँ पे रखा था और डायपोल की डायरेक्शन किस तरफ है, डायपोल की, क्योंकि हमने कंसीडर कर रखी थी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये देखो ये दोनों नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यहाँ से भी अगर आप करोगे, और दूसरा ये है ई की डायरेक्शन और ये है हमारी किसकी, पी की डायरेक्शन बच्चों। तो ये देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना। पी और ई ये दोनों किस डायरेक्शन में बच्चों, एक ही डायरेक्शन में है। इसीलिए डायपोल मोमेंट की एक्सियल लाइन पे अगर अपन पता करते हैं तो वो क्या होंगी, दोनों पैरेलल होंगी। सपोज करो कि ज़रूरी नहीं आप लोगों ने यहीं पे पॉइंट को रखना था, आप पॉइंट को इधर भी रख सकते हो, पॉइंट बी मान लो कोई, अगर ज़रूरी नहीं कि भाई हमने इस तरफ ही रखा है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या रहेगी, फील्ड लाइन इस तरफ ही रहेगी। अब यहाँ से इस तरफ ही तो रहेगी ना, इस ये नेगेटिव वाला है हमारा, तो नेगेटिव के अंदर जाएगी, ठीक है ना। तो और डायपोल मोमेंट हमारा अभी भी इस तरफ किस तरफ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इस केस में भी ये हमारा P इधर होगा और ये E के लिए होगा। तो अभी भी ये दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या बात समझ में आई बच्चों? अच्छा, तो अब यहाँ अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ तो इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब अगर हाई पोटेंशियल से लो की तरफ अगर वाटरफॉल गिर रहा है तो फोर्स भी तो वो इसी डायरेक्शन में दे रहा है। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे तो दोनों पैरेलल हैं। अब मजबूरी ये थी कि आप लोगों को इस एग्जाम्पल से इसको समझाने की मैंने कोशिश की, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम लैब में काम कर सकते थे और इसको और ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से समझ सकते थे, ठीक है। आई होप कि फिर भी आप लोगों को ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे कि आप ऊपर हेडिंग देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता करनी है बच्चों। वो पता करनी है हमें कि हमारे पास है बच्चों दो चार्ज, ठीक है। पहला चार्ज ए ले लिया मैंने और दूसरा चार्ज ले लिया ये बी, ठीक है बच्चों। एक मान लेते हैं कि नेगेटिव है, दूसरा है बच्चों पॉजिटिव। तो ये हो गई उनके बीच में एक इनकी एक्सियल लाइन, ठीक है। और दूसरा जो है हमें इक्विटोरियल प्लेन पे अपन बात करनी है बच्चों, प्लेन पे। अगर मैं प्लेन की बात करूं तो ये एक प्लेन है बच्चों, ठीक है ना। अब प्लेन से आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये जो है इस प्लेन को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हमारी यूं आ रही होगी। अब ये प्लेन आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा कि ये प्लेन एक्चुअल में है क्या। अभी मैं आपको इसको 3D में बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन कुछ जो बातें हैं बच्चों वो आपको थोड़ा सा इमेजिन करनी पड़ेंगी और उनको समझना पड़ेगा। लेकिन मेरी कोशिश है, क्योंकि यहाँ से जो फील्ड लाइंस हैं, सॉरी ये क्रॉस हो गई और क्रॉस होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो कुछ यूं जाती हुई बच्चों। अब ये जो फील्ड लाइन हमारी इधर से जा रही है, इस प्लेन के ऊपर अगर कोई भी एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक प्लेन दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों ये है आपके सामने एक 3D का 3D मैप है। ये बच्चों मान लेते हैं कि ए जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, ए जो पॉइंट है उसको आप मान के चलिए कि ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, और बी जो है आप उसको नेगेटिव चार्ज मान लीजिए बच्चों, ठीक है। और मैं जिस प्लेन की बात कर रहा था बच्चों वो है ये वाला प्लेन, जो ग्रीन आपको ये प्लेन दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। ये आपको ग्रीन जो प्लेन दिखाई दे रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। ये देखिए आप, ये जो मैंने लाइन जो खींची थी, एक्चुअल में वो जो लाइन थी वो लाइन नहीं थी, एक प्लेन था। ये रहा बच्चों वो प्लेन, दिखाई देगा अब आपको। और अगर मैं बात करूं बच्चों पॉइंट की, तो वो इस प्लेन पे कोई एक पॉइंट सी पॉइंट अगर मैंने ले लिया बच्चों, तो इस पॉइंट पे अगर ए मैंने नेगेटिव लिया या बी मैंने पॉजिटिव लिया, ठीक है बच्चों, उससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन असली जो बात है वो अभी आप लोगों को समझ में आएगी। पहली बात तो इस प्लेन को ही समझाना सबसे बड़ी बात थी, ठीक है, कि एक्चुअल में प्लेन होता क्या है। क्योंकि जब मैं प्लेन की बात करूँगा तो आप लोगों ने समझना है कि एक्चुअल में प्लेन इस तरह से होता है, ठीक है बच्चों। तो अब जब मैं वो लाइन अगर जब ड्रा करूँगा तो आपने समझना कि इस प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर। तो बच्चों ये है हमारा नेगेटिव चार्ज और ये वाला हमारा पॉजिटिव का, ठीक है। और ये है हमारा वो प्लेन जो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था, ठीक है बच्चों। और इस प्लेन पे बच्चों हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं ए, जो हमने वहाँ पे सी किया था बच्चों, ठीक है ना। और ये है वो हमारा पॉइंट बच्चों ए, ठीक है बच्चों। अब सोचने जैसी बात एक ये है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके रेडियली इनवर्ड होगा, ठीक है। तो मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों। तो ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो बच्चों, मैंने ये इस ए पॉइंट पे जो ग्रीन जो मैंने एरो यहाँ पे ड्रॉ किया है बच्चों, ये ग्रीन जो हमने लिया है, ये हम ग्रीन नेगेटिव चार्ज के लिए कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, और रेड जो है हम कंसीडर करके चलते हैं पॉजिटिव के लिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैंने दो एरो रिप्रेजेंट किए। जो ग्रीन वाला जो है
वो नेगेटिव के इनवर्ड की तरफ जा रहा है बच्चों, रेडियली इनवर्ड, इसीलिए मैंने उसकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ की है। और जो पॉजिटिव वाला है वो अवे फ्रॉम द चार्ज है, तो इस पॉइंट से जो पॉजिटिव होगा वो क्या कर रहा होगा, उसको पुश कर रहा होगा और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसको इनवर्ड ले रहा होगा। तो मैंने ये दोनों एरो जो लगाए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से होगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब सोचने जैसी बात एक ये है बच्चों कि यहाँ से हमारा जो प्लेन था आ, वो कुछ यूँ ऊपर की तरफ, थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, क्योंकि प्लेन तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। क्लियर ना। अब हमने लास्ट टाइम भी पॉजिटिव जो चार्ज था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो हमने E1 कंसीडर किया था बच्चों। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और ग्रीन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कंसीडर कर रहे हैं बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा सा जो कुछ एंगल वगैरह की बात है वो कर लेते हैं बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, मान लो कि इस पॉइंट ए पे जो हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है बच्चों, ये वाला प्लेन जो है, इसके साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एंगल बना रहा है कुछ थीटा। ठीक है बच्चों। और सेम इसी प्लेन के साथ में यहाँ पे भी तो जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, अब अगर ये E1 है बच्चों तो ये तो रिजल्टेंट है इधर का, तो E1 जो है, अगर E1 रिजल्टेंट है तो मेरे ख्याल से इसने अपने दो कंपोनेंट बनाने चाहिए बच्चों। तो पहला तो ये, ठीक है ना, इस प्लेन के साथ में, और दूसरा जो है बच्चों ये, ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगल बन गया और रेक्टेंगल का ये कंपोनेंट आ गया बच्चों। तो एक कंपोनेंट तो हमारा ये होगा और दूसरा ये वाला होगा बच्चों। ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये वाला देखो थीटा के साथ में ये है हमारा बेस का काम कर रहा है बच्चों। तो चाहे आप ये ले लो इसके सामने की साइड, क्योंकि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो तो इक्वली होती है बच्चों। ठीक है ना। अब ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा बच्चों, E1 के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दूँ रेड वाले से ही, ये लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आ गया है आपका पहला कंपोनेंट। ठीक है बच्चों। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो आपका होगा ये वाला कंपोनेंट। ठीक है बच्चों। इन दोनों को मिला करके ये बना आपका रिजल्टेंट। तो चाहे तो आप इस रेड वाले को उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दें, देखिए यहाँ पे इधर शिफ्ट कर दें, तो फिर अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। समझ गए होगे आप लोग, है ना। तो मैं अब बताने वाला था आप लोगों को कि E1 के अब ये दो कंपोनेंट बन गए हैं। अब यहाँ पे ये जो कंपोनेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चों E1 cos ऑफ थीटा। बोलो। ठीक उसी तरह से ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका होगा E1, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, E1 साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना। अच्छा फिर
उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों ग्रीन वाले की, तो ग्रीन वाला भी तो हमारा एक तो कंपोनेंट इधर से देगा। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इस रेड वाले को, और ये है बच्चों हमारा एक ग्रीन वाला, ठीक है। और दूसरा इसका जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा बच्चों हमारा यहाँ से इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ गए आप लोग? तो अब ऊपर जो E1 साइन ऑफ थीटा था, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट है, इसको मैं इधर भी तो शिफ्ट कर सकता हूँ बच्चों। इधर मैं इसके थोड़ा सा इधर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों समझ में आए। ये ठीक है ना। अब अगर ऊपर वाला मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है, तो इसकी अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं रही, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप बात? अब ई कोस ऑफ थीटा तो हमारा ये हो गया बच्चों, और ये वाला जो कंपोनेंट हमारा ग्रीन वाला, ये होगा हमारा E2 कोस ऑफ थीटा। क्या आप लोगों के बात समझ में आ रही है बच्चों? और जो ग्रीन वाला है बच्चों, ये वाला, वो होगा हमारा E2 साइन ऑफ थीटा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों, तो एडिट करने का कोई टाइम अपने पास अभी है नहीं, लेकिन आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी शायद। अब अगर आप देखें ध्यान से, E1 कोस ऑफ थीटा और E2 कोस ऑफ थीटा, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है बच्चों, क्योंकि एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। तो ये पॉजिटिव हुआ बच्चों, ये नेगेटिव हुआ। तो जितना ऊपर की तरफ है उतना ही नीचे की तरफ है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखें, बट ये वाला जो ग्रीन वाला है ये, और जो रेड वाला है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है बच्चों, ठीक है ना। इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कार्टेशियन प्लेन पे देखो बच्चों, इस तरफ है और इस तरफ है, दोनों सेम एक ही डायरेक्शन में है। एक है हमारा E1 साइन ऑफ थीटा और दूसरा है E2 साइन ऑफ थीटा। तो सेम डायरेक्शन में अगर हमारे दोनों कंपोनेंट हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। क्या आप लोगों की बात समझ में आ रही है? मैंने कोशिश तो पूरी की है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो छूट जाते हैं, तो उनको हम फिर से डिस्कशन में कर लेंगे, लेकिन जब तक आप लोग नहीं पूछोगे तो कोई बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये बच्चों कि जो हमारा ए है, हमारा ए जो हमारा डिस्टेंस है बच्चों, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो हमारा कितने डिस्टेंस पे है। ये जो डिस्टेंस रहेगा बच्चों, वो क्या रहेगा हमारा डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है बच्चों r, ठीक है ना। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, अगर मैं एक और कलर लूँ और उसको एक शेप से तुम्हें बताने की कोशिश करूँ, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ बच्चों। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या कहलाएगा, r, ठीक है, ओके। और डायपोल के, इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट करते थे बच्चों। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से A है,
ठीक है ना, और ये r हो गया बच्चों। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो गया बच्चों, पाइथागोरस लगा करके जो है आपका ये बनेगा अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात में कोई समस्या? पहले तो इस सारे डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी था, और आई थिंक मुझे लगता है कि आपको अभी तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी बच्चों। ठीक है, और ये भी हमारा डिस्टेंस ए ही है, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, और हमें पता करना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस ए पॉइंट पे अभी कितनी है। ठीक है ना, तो हमें अब करना क्या है कि जो एक एक कंपोनेंट था वो तो कैंसिल हो गया था, अब बचा हुआ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, ये दोनों कंपोनेंट बचे हुए हैं, और इन दोनों कंपोनेंट को हमें करना क्या है बच्चों, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए हमें अब थोड़ी सी मैथमेटिकली कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, जो कि नेट ई जो हमारा होगा वो होगा बच्चों ई, जो कि इक्वल होगा E1 साइन ऑफ थीटा, जो कि हमारा रेड वाला एरो है। ठीक है ना, वेक्टर है एक्चुअल में ये, और प्लस में होगा E2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एंगल है वो मुझे ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि जब हमने फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, वेज से रिलेटेड किए थे, तो ये सारी बातें आप लोगों को मैंने बता दी थी कि थीटा एंगल कब कब और क्यों क्यों बन रहा है। ठीक है, अब ई साइन ऑफ थीटा एंड E2 साइन ऑफ थीटा, ये दोनों के दोनों हमारे जो कंपोनेंट है बच्चों वो क्या हो गए हैं, प्लस हो गए हैं। ठीक है, अब हमें करना ये है कि एक बात और समझने जैसी है बच्चों, कि E1 जो है, E1 इज इक्वल टू में है E2 के, दोनों सेम ही तो हैं बच्चों। आप देखो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, और दोनों का जो डिस्टेंस है बच्चों वो भी क्या है, हमारा इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों केस के लिए हम एक बात लिख सकते हैं कि अगर E1 की मैं बात करूं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पता ही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, आइदर कोई भी एक आप चार्ज ले सकते हैं, और डिस्टेंस अभी आप लोगों ने पता कर ही लिया बच्चों, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, और उसका क्या होगा, स्क्वायर बच्चों। ठीक है ना, तो ये थी हमारे पास में दोनों की वैल्यू। अब जब ये इसको कैंसिल कर देगा बच्चों, ठीक है ना, तो E1 साइन ऑफ थीटा, अगर मैं E1 में और E2 की दोनों की वैल्यू इक्वल है, और यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करूँ, और साइन थीटा को अगर मैं कॉमन ले लूँ बच्चों, तो E की इस वैल्यू को मैं कुछ इस तरह से नहीं लिख सकता क्या, क्योंकि ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये इसका 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों, है ना। यानी कि अगर मैं कुछ इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और E1 की वैल्यू के लिए Q1 अपॉन में R का स्क्वायर अंडर द रूट प्लस में A का स्क्वायर और होल स्क्वायर, प्लस में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q। अच्छा, इसका साइन थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा लिखना भूल गया, एंड अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और फिर इसका होल स्क्वायर, और इनटू में
साइन ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसमें से साइन ऑफ थीटा कॉमन ले लूं बच्चों बाहर की तरफ, है ना, तो ये 2 टाइम्स नहीं हो जाएगा। अब मैं अगले स्टेप में जो है यहाँ से साइन ऑफ थीटा को इरेज करता हूँ, ठीक है ना, और ये मैंने कर दिया बच्चों इसको इरेज। ठीक है, और अब ये दोनों जो क्वांटिटी है हमारी, अब मैं इसको लिख दूं इधर साइन ऑफ थीटा, कॉमन ले लिया बाहर मैंने, ये बाहर चला गया। ठीक है, अब इसको भी तो 2 टाइम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा, तो हमारा बाहर रहेगा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अच्छा अब साइन थीटा वाली जो टर्म है उसको हमें एक्चुअल में इस आर और ए की टर्म में अगर हम लिख पाए तो हमें ई को फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, समझ में आ रही बात आप लोगों के? तो अब मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं बच्चों, अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अपन एक कोई नाम दे लेते हैं क्यू का। ठीक है, तो पॉजिटिव क्यू है, तो अगर मैं ट्रायंगल देखूं बच्चों, इन ट्रायंगल ए और ये रहा मेरा ओ एंड पॉजिटिव क्यू वाला जो पॉइंट मैंने लिया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। इसमें से जो है अगर ये मेरा थीटा है तो ए जो है वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये है मेरा परपेंडिकुलर और ये है बच्चों बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में। तो यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू को पता कर सकता हूँ। तो साइन थीटा मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ए है बच्चों, तो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन में अंडर द रूट, हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है ना, और हाइपोटेन्यूज है मेरा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमने साइन को इस रेशियो में ले लिया है ताकि हमें इसकी कैलकुलेशन करने में हमें कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है बच्चों, अभी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको आप खूब आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। मेन तो था हमें इस डायग्राम को समझना था बच्चों। ठीक है, अभी अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप में, तो आप ध्यान से देखो P की जो वैल्यू थी बच्चों वो हमारे पास में थी 2a और मॉडुलस फॉर्म में q। तो ऊपर आप देखो 2 भी है हमारे पास, q भी है और a भी है। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इसकी अगर मैं बात करूं तो 2a एंड q अपॉन में अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, है ना, और यहाँ पे हमारा बाहर था साइन की जो वैल्यू हमने उसको चेंज किया था आर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर में। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से अपन यूँ लिख सकते हैं ना इसको। तो 2a इंटू में q जो है वो p का रोल पे करेगा। ठीक है, तो इसको हम कुछ यूँ भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड अब ये जो वैल्यू है बच्चों, अब आप ध्यान से देखो, ये दो वैल्यू है हमारी नीचे, इसको हम कुछ यूं नहीं लिख सकते। ऊपर वाली जो वैल्यू है बच्चों वो तो 2a एंड q, इसने p का काम कर दिया, ठीक है। और अपॉन में अब अगर मेरे पास नीचे जो हमारी डिस्टेंस की जो वैल्यू थी अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका फिर था स्क्वायर और नीचे था बच्चों आर स्क्वायर। अब इसको मैं अंदर इसके साथ ही इधर मल्टीप्लाई में ले रहा हूँ और बेस अगर सेम हो तो हमें पता है कि पावर जो है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है बच्चों, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो हमारी पावर है बच्चों वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, ये स्केयर नहीं आना था बच्चों, इसका स्केयर तो इसके साथ में कैंसिल हो गया ना, तो अब हमें इसको स्केयर लिखने की ज़रूरत नहीं है और अंडर द रूट भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। ये रह गया। अब इसकी पावर हमारे पास में 1 है, ठीक है। तो फाइनली जो ई है बच्चों हमारा, उसको हम कुछ यूँ लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ये है हमारा पी ऊपर और नीचे आर, आर का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर और दोनों पावर 1 प्लस में हाफ, ये तो डेढ़ पावर हो गई यानी कि 3/2। तो इसकी जो पावर है बच्चों हम 3/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब एक बात सोचने जैसी है बच्चों, यहाँ पे फिजिक्स अपना एक बेस्ट देने की कोशिश करेगी और एक कॉन्सेप्ट भी है बहुत अच्छा। यहाँ पे आप लोग ये जो ए देख रहे हैं बच्चों और जो ये आर देख रहे हैं, ये दोनों जो है ये तो मॉलिक्यूल के बीच का कोई भी एक एटम है या फिर जो डायपोल जो बना है बच्चों, उस डायपोल के बीच का ये जो ए जो डिस्टेंस होता है वो बहुत 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 छोटा होता है, ठीक है ना। आप खुद ही सोच करके देखें कि एक जो मॉलिक्यूल्स है वो स्फेरिकल से एलिप्स जब बना होगा तो कितना दूर तक गया होगा बच्चों, लेकिन उसी से हम ये जो पॉइंट ले रहे हैं वो तो बहुत दूर है। जैसे अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर मान लो कि मैंने ये पॉइंट लिया, ये इधर है पॉजिटिव का और इधर है हमारा नेगेटिव का, ठीक है। इससे मैंने नीचे की साइड कोई एक, यहाँ से आप देखें ये, अब ये डिस्टेंस है बच्चों a और ये डिस्टेंस है बच्चों r, तो r के कंपेयर में a बहुत छोटा है, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट है। तो हम इस केस में ऐसा लिख सकते हैं कि जो r है वो हमारा ग्रेटर देन a है। तो यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए एक काम अभी, यानी कि ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ए स्केयर, अच्छा दूसरी फिर क्या हुई कि अगर कोई बहुत छोटी क्वांटिटी है, अगर ए तो बहुत छोटी अगर क्वांटिटी है, उसका अगर हम स्केयर करेंगे तो वो तो और भी छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम ए को नेगलेक्ट कर देते हैं बच्चों और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड पी अपॉन में
आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2, ठीक है ना, और इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमें फाइनली जो रिजल्ट देगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट, और अब ये p अपॉन में r का क्यूब, ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया फाइनली रिजल्ट, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि मैं इसी लेक्चर में छोड़ रहा हूँ, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी और डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी इस सारे में, वो आप लोगों ने मुझे बतानी है, ठीक है ना बच्चों, कि वो जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे हमने एक्सियल लाइन पे पता किया था, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इस तरफ थी और डायपोल मूवमेंट की भी इसी तरफ थी बच्चों, दोनों की डायरेक्शन पैरेलल थी। तो इस केस में जो डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये सभी के या तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, मैसेज करके बताएं, और बताना ज़रूर है। जिसने नहीं बताया उसका मैं ये समझूंगा कि उसने लेक्चर को बस मोबाइल लेने के लिए ही देख लिया है बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लिए इनफ, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये लेक्चर, ठीक है। और शाम को 5 बजे आपका केमिस्ट्री का लेक्चर रहेगा, तब तक आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।